हेलो, कैन यू हियर मी? अभी वॉइस आ रही है? ठीक। वॉइस अभी आ रही है सभी लोगों को? ठीक, ओके। चलिए, तो आज हम लोग नियो लेमार्किज्म के बारे में देखते हैं। तो लेमार्किज्म में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण उसका क्रिटिसिज्म हुआ था, और हमने वो क्रिटिसिज्म क्या हुआ था वो सारा हमने पिछली क्लास में देखा था। तो यहां एक प्रॉब्लम क्या थी उसमें, कि वो कहता था कि एक इंटरनल फोर्स है, एक इंटरनल फोर्स है जिसके कारण ये जो इन्वायरमेंट और इंटरनल फोर्स मिलके कुछ बदलाव लाते हैं, है ना। इन्वायरमेंट में बदलाव आया और इंटरनल फोर्स या अर्ज थी, और जिसके कारण ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज की बात की गई कि जितना ज्यादा आप ऑर्गन को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसके दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसमिट होंगे। तो कहा गया ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो भी एक्वायर हुए हैं कैरेक्टर्स सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, इनका इनहेरिटेंस होगा या ट्रांसमिशन होगा, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब क्या है, अब यहां प्रॉब्लम क्या आई थी कि ये इंटरनल फोर्स, इसके बारे में कहा गया कि ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है ही नहीं, ये अपनी तरफ से बिना प्रूफ किए ये फैक्ट इन्होंने लेमार्क ने दे दिया था। तो इसीलिए इस पूरे फैक्ट को नियो लेमार्किज्म जब दिया गया, कुछ लेमार्क के जो शिष्य थे उन्होंने इसके जो प्रॉब्लम्स थे उसको साइडलाइन करके नई थ्योरी दी, नियो लेमार्किज्म। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने नहीं लिया, उसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी उसमें कुछ बदलाव थे, जैसे इन्होंने इन्वायरमेंट चेंज की बात तो मानी, और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन यूज और डिसयूज को भी ये लोग थोड़ा इन्होंने इतना इंपॉर्टेंस कम दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये प्रॉब्लमेटिक है। तो कौन से इनके फॉलोअर्स थे, उनके नाम है स्पेंसर, कोप, पैकर्ड, कैमरर। तो इन्होंने लेमार्क को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से नियो लेमार्किज्म दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एडाप्टेशंस टू इन्वायरमेंट आर यूनिवर्सल। क्या हर जगह जब भी कोई इन्वायरमेंट में बदलाव होता है उसके आधार पे ह्यूमन बॉडी कुछ अडॉप्ट करती है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बदलाव होगा उसमें। तो ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह सार्वभौमिक है, इसमें कोई ऐसा कोई गलत चीज नहीं है, ये इवॉल्व होता है ऑर्गेनिजम्स जब भी इन्वायरमेंट में बदलाव होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स एक्वायर द न्यू स्ट्रक्चर्स ड्यू टू देयर एडाप्टेशंस। जो भी इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ, इन्वायरमेंट में जैसे कोई ठंडा इन्वायरमेंट है फिर गर्म हुआ, या जो भी चेंजेस हुए उसकी वजह से जो भी बदलाव हुए उससे क्या होगा, नए स्ट्रक्चर्स एक्वायर करेगा ऑर्गेनिज्म। जो भी जीव होगा वो नए स्ट्रक्चर्स एक्वायर करेगा इस नए इन्वायरमेंट चेंज से निपटने के लिए। तो इस बात पे ये एग्री थे नियो लेमार्किस्ट, और इन्होंने कहा दैट अफेक्ट द सोमैटिक सेल्स। तो ये क्या कह रहे हैं, सोमैटिक सेल्स को भी अभी भी ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जो हमने देखा है कि सेल्स दो प्रकार के होते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट की हमें नॉलेज है, उसमें क्या है कि सेल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स
जो जिनमें अगर कोई बदलाव होगा तो वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा, और एक होते हैं जर्म सेल्स या जीन्स, जिनमें कोई भी चेंज होगा तो वो दूसरे उसमें जनरेशन में जा सकता है। तो यहां क्या कह रहे हैं ये लोग, ऑर्गेनिजम्स एक्वायर द न्यू स्ट्रक्चर्स ड्यू टू देयर अडाप्टेशंस टू चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट अफेक्ट द सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में कुछ भी बदलाव हुआ एनवायरमेंट की वजह से तो ऑर्गेनिज्म नए स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये उतनी इंपॉर्टेंस ऐसे फैक्टर्स को नहीं दे रहे थे जो लेमार्क ने दिया था। सबसे पहला उनका जो सिद्धांत था, इंटरनल वाइटल फोर्स की बात की गई थी, तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, या इन्होंने इसकी बात ही नहीं की। लेकिन इनका मेन उद्देश्य किस पे है कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है, अगर कोई जीव है, तो उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इंपैक्ट जरूर होगा। कोई भी जीव है उसके ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना हो। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने जब लेमार्क पढ़ा था तो उससे पहले पढ़ा था कि एक थ्योरी दी गई थी, क्रिश्चियन जो थ्योरी कही जाती है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, उसमें कहते थे कि जो ईश्वर ने जो बनाए हैं जीव, वो एनवायरनमेंट से उनमें कोई इंपैक्ट नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं जब जिन्होंने 7 दिन के अंदर सब बनाया था तब। तो ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज से डिफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ऑर्गेनिज्म पे एनवायरनमेंट चेंजेस या एनवायरनमेंट का इंपैक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को? ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, न्यू लेमार्किस्ट ने, कि दोज मॉडिफिकेशंस, जो भी इन्वायरमेंट की वजह से मॉडिफिकेशन हुए, जो भी बदलाव हुए, जैसे कोई नया इन्वायरमेंट आ गया, उसके अनुसार आपने कुछ अडाप्ट किया, तो जो आपने मॉडिफाई किया अपने आप को, तो मॉडिफिकेशंस जो भी हुए ये ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे जनरेशन में, आपके आने वाली जनरेशन्स में, ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। इससे क्या होगा, और विच इन्फ्लुएंस जर्म सेल्स, तो जर्म सेल्स को करने वाले, जो अगर आप जर्म सेल्स हैं आपकी बॉडी में, उनको इंपैक्ट हुआ इन्वायरमेंट से, है ना, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट इन पे हुआ, तो आप क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो यहां ये थोड़े से उस टाइम भी जो जेनेटिक साइंसेस थी वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। ये हम 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो 19th सेंचुरी में भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए इनको क्लियर कट नहीं पता था कि जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स में कौन सा ज्यादा बेहतर होगा इसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स जर्म सेल्स को वो करते हैं, मतलब अगर जर्म सेल्स आ रहे हैं तो वो सोमैटिक सेल से ही कन्वर्ट होके आ रहे हैं, ऐसी ये चीजें बता रहे थे। ठीक है, तो यहां भी नियो लेमार्किज्म कहीं ना कहीं में भी पीछे ही है। बात इन्होंने पहले वाले से अच्छी कही, लेकिन अभी भी जेनेटिक नॉलेज, जेनेटिक्स अभी भी यहां डेवलप नहीं हो पाई है, और उसकी वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी सही नहीं है। तो ये क्या कह रहे थे, लेमार्किज्म की एक प्रॉब्लम क्या थी, एक्सपेरिमेंट की। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो ग्रिफिथ और डेटलोफिज्म ने क्या कहा, इन्होंने रैट्स लिए और इनको घूमने वाले टेबल पे उस पे इंस्ट्रूमेंट में डाला और कई महीने तक घुमाते रहे, और उसके बाद जब इन्होंने रोका तो उसमें क्या हुआ, रैट में डिजीनेस, बेहोशी वैसा टाइप का सिम्टम्स देखने को मिले, और ये सिम्टम्स इनके ऑफस्प्रिंग्स में भी देखने को इनको मिले। जब उनके ऑफस्प्रिंग हुए, उनके बच्चे हुए रैट्स के, तो उसमें भी डिजीनेस या चक्कर आने की समस्या देखी गई। तो ये इन्होंने दिखाया कि नहीं, ये जो चेंजेस हुए एक जनरेशन में वो दूसरे में भी चले गए।
जो हमने इंड्यूस किए हैं चेंजेस। ठीक है, तो इन्होंने एक रोटेटिंग टेबल पे रैट्स को रखा, कई महीने तक टेबल घूम रही थी, और उसमें जब रोका उसको तो वो उनको थोड़ा डिजीनेस थी, चक्कर आ रहे थे, और वही सिम्टम्स जब उनके ऑफस्प्रिंग्स हुए उनमें भी देखे गए। तो इससे इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर किए हैं इस लाइफ में वो ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, अब तो यहां हम कह सकते हैं कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। किसमें? लेमार्क में। लेमार्क का जो सिद्धांत था उसमें कुछ मॉडिफाई इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट्स की बात की। इसके बाद इन्होंने वो जो प्रॉब्लम था इंटरनल अर्ज की वो भी हटा दिया इन्होंने। अब एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट का नाम है कैमरर। अब इन्होंने क्या कहा कि प्रोटियस एंग्विनस नाम का एक एम्फीबियन होता है। अब ये कहां रहता है? गुफाओं में, केव्स में रहता है, जहां कोई भी प्रकाश नहीं होता, लाइट नहीं होती। ठीक है, ये एम्फीबियन केव्स में रहता है जहां कोई भी लाइट नहीं होती। अब इसकी वजह से क्या है, ये कलरलेस है, इसका कोई भी कलर नहीं है इसकी बॉडी पे, और इसकी आईज भी रूडिमेंट्री है, मतलब बहुत ज्यादा देख नहीं पाता, ये बहुत सही नहीं है, आई साइट सही नहीं है, कलरलेस है, बॉडी भी कलरलेस है। अब इसने क्या कहा कि इसको जब इस एम्फीबियन को डे लाइट में ले आए, रोशनी में ले आए, तब क्या देखा इन्होंने कि जो एनिमल है ग्रेजुअली वो क्या हो रहा है, ब्लैक स्किन उसके हो गई। पहले कलरलेस स्किन थी, कलर नहीं था पहले, जब इसको डे में लाए तो कैसा हो गया, ये ब्लैक स्किन हो गई इसकी। ठीक है, और आईज पहले कैसी थी, देख नहीं पाता था, अब नॉर्मल आईज हो गई, तो आईज में भी चेंज हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल आई हो गई। तो इससे क्या हुआ, दीज सोमैटिक कैरेक्टर्स वर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। अब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आए उनमें वो कैरेक्टर्स ये थे, स्किन ब्लैक थी और नॉर्मल आईज थी। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव कर रहे थे कि जो भी कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है नए, उनको वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, इस इशू में एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि सेल्स दो प्रकार के होते हैं, है ना, सोमैटिक सेल्स और जेनेटिक सेल्स, अभी की प्रेजेंट की नॉलेज से, है ना। सोमैटिक सेल्स में अगर चेंज होगा तो वो ट्रांसमिट नहीं होता है, अगर वो जीन्स में चेंज हुआ तब वो दूसरे उसमें जाएगा। और भी कई फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यहां ये इस चीज पे अड़े हुए थे कि नहीं, इनकी थ्योरी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अखिलेश, एंथ्रोपोलॉजी 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो सकता है। एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ठीक। तो ये था हमारा न्यू लेमार्किज्म पे। अब डार्विनिज्म या डार्विनवाद स्टार्ट करने से पहले हम चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग डार्विनिज्म तभी समझ पाएंगे कि डार्विन थे कौन और उनका जो वर्क था वो क्या था, प्राइमरली वो कर क्या रहे थे। तो चार्ल्स डार्विन का जन्म तब हुआ था जब 1809 में किसने अपनी रिसर्च की थी, लेमार्क ने। लेमार्क ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी और उसी साल चार्ल्स डार्विन का जन्म भी हुआ था। उसका दोनों अलग अलग इंसिडेंट हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्यों ये कहां के थे, ये इंग्लैंड के थे और लेमार्क कहां के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और इसके बाद इनकी जो इंटरेस्ट था वो था नेचुरल बायोलॉजी में, या इनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट।
मतलब इन्हें नेचर को स्टडी करने का काफी ज्यादा एक वो था, क्रेज था, और इसके लिए बहुत अलग अलग एक्सपीडिशंस में भी चले जाते थे, वर्ल्ड टूर कर आते थे। और कि इनका एक जो वो था, मतलब एक लाइफ का एम था कि वो डाइवर्सिटी देखते थे जहां भी जाते थे, कि अनेक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप होगा, क्या वो एक ही जगह से सब इतने सारे डिफरेंसेस हुए हैं, या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्रिश्चियन वो था उस टाइम काफी डोमिनेंट था, 19th सेंचुरी में भी, जो थिंकिंग थी कि सारी चीज गॉड ने क्रिएट की है और एक ही दिन सब हो गया, और 7 दिन के अंदर उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी कि 4004 BC में सारी दुनिया का मतलब डेवलप हुआ था विकास, और सब चीज को वो उसी के अकॉर्डिंग सेटअप करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अगर कहें तो उन्होंने डेट्स कुछ अलग रखी थी। अभी जो प्रेजेंट है हम कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी कुछ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी, है ना, आजकल रिसर्च जो चल रही है उससे पहले भी, क्योंकि सीधा सिटीज कैसे डेवलप हो जाएंगी, उससे पहले गांव डेवलप होंगे ना, गांव डेवलप होंगे, धीरे धीरे एक क्रमिक विकास होता है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, अचानक इतने बड़े सिटीज कहां से आ जाएंगे। ठीक है, तो डार्विन ने कहीं ना कहीं वो जो क्रिश्चियन थ्योरी थी उसको ये मानने से इनकार किया, और इन्होंने अपनी रिसर्च की और उसके आधार पे कुछ नतीजों पे ये पहुंचे। तो अपनी जब रिसर्च कर रहे थे तो 1831 में ये एक शिप था जिसका नाम था HMS बीगल। इससे इन्होंने यात्रा की, कहां गए ये, गैलापैगोस आइलैंड्स, ये कहां है, ये साउथ अमेरिका में है। तो यहां ये गए, करीब 5 साल तक वहां रहे, रिसर्च किए, और उसके बाद वापस इंग्लैंड आ गए। तो इंग्लैंड से गए थे साउथ अमेरिका, और वहां जाके इन्होंने काफी बड़े बड़े क्या टर्टल्स देखे, कछुए देखे, इसके बाद बहुत विभिन्न प्रकार की बर्ड्स देखी, फिंच, उन्होंने नाम दिया फिंच बर्ड्स को। अब ये जो बर्ड्स हैं ये विभिन्न प्रकार की थी, तो इनका ओरिजिन जानने के लिए इन्होंने अपनी रिसर्च की, और इन्होंने पाया कि ये सब इनका एक कॉमन एंसिस्टर था, जिसमें से ये सारी बाइफर्केट हुई हैं या विभिन्न प्रकार की फिंच हुई हैं जिनके अलग अलग मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजों को इन्होंने अपने नोटबुक में लिखा, और अपने जब आगे जाके इन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां वर्ड आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी करिएगा। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है हम कोई चीज चुनते हैं, है ना। सिलेक्शन 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो ईश्वर चुने सब चीज को, नेचर, ईश्वर मतलब नेचर, तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया। एक होता है आर्टिफिशियल, हम लोग चुनते हैं, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ, है ना। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो नेचुरल सिलेक्शन की दी, कि नेचर कुछ कैरेक्टर्स को पिक कर रहा है, जैसा इन्वायरमेंट है उसके अनुसार नेचर उन कैरेक्टर्स को पिक कर रहा है, और वो कैरेक्टर्स फिर नेक्स्ट जनरेशन में उनको एक हम कह सकते हैं कि उनको और ज्यादा पुश कर रहा है, जिससे कि वो दूसरे जनरेशन में भी जाएं। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है कुछ क्राइटेरिया पे। वो क्राइटेरिया क्या है वो सारी चीज हम लोग देखेंगे, क्यों उन कैरेक्टर्स को ही चुना, दूसरे को क्यों नहीं चुना। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में के साथ अडाप्ट कौन कर सकता है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ जो भी अडाप्ट कर लेगा, चेंज लाएगा अपने अंदर, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, अदरवाइज आप रुक जाएंगे, आपके जैसे लोग रुक जाएंगे, दूसरे टाइप के जो लोग अडाप्ट कर सकते हैं वो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे। अभी तो एक आपको एक जर्नल व्यू पॉइंट दिया जा रहा है कि इस शिप से गए ये 1831 में, और 1836 में ये रिटर्न हो गए इंग्लैंड में। फिर इनके कोई एक मित्र मिले, इनको एल्फ्रेड वेलेस करके,
जिसके साथ इन्होंने काफी रिसर्च, वो भी सेम नतीजे पे पहुंच रहे थे और ये भी, तो दोनों ने ये थ्योरी दी है। किताब भी लिखी है इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना। तो वो सारी चीज अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का कैसे उद्भव हुआ है, तो कुछ चेंजेस रहते हैं जिनके आधार पे वो सारी चीजें, एनवायरनमेंट में बदलाव हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड्स, कैरेक्टर्स ज्यादा सुटेबल है, नेचर उनको सेलेक्ट करेगा और वही फिर आगे ट्रांसमिट होंगे, ऐसा कुछ बताया। और उसके बाद इन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स कहां से ऐड करेंगे? एंथ्रो में केस स्टडी मटेरियल चाहिए आपको। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लीजिए। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो काफी कम होता है एंथ्रो में, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, पेपर 2 में होता है, ठीक है। नोट्स कॉपी में बनाना कब से स्टार्ट करें? आपको नोट्स ये प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अलावा भी अगर आपको रनिंग नोट्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। सेम अभी तो आंसर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म इज द टर्म कॉइंड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय चार्ल्स डार्विन फॉर द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विनवाद क्या है? ये टर्म दिया है किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किस चीज के लिए दिया है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नए स्पीशीज कैसे आएंगे, उनकी ओरिजिन कैसे होगी? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है अपने थ्योरी में, डार्विनवाद में, ठीक है। तो ये कौन थे? ये इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है जिनको, जो नेचुरल, जो नेचर की स्टडी करते हैं और इनका जो वो रहता है, एम रहता है, वो ये जानना होता है कि नेचर में के क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, उसके क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, कोई अगर कॉज है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, कोई रिजल्ट है तो उसका क्या कॉज है, इसके बारे में स्टडी करते हैं नेचुरलिस्ट। इनके पिताजी चाहते थे कि ये डॉक्टर बने वो भी डॉक्टर थे इनके पिताजी, वो चाहते थे डॉक्टर बने, लेकिन ये डॉक्टर नहीं बन पाए, इनकी इच्छा नहीं थी। ये तो ये नेचर पसंद करते थे, नेचर के बारे में पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए नेचुरलिस्ट बने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस इनके कौन से हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन, मतलब आदमी का डिसेंट या उद्भव कहां से हुआ है और स्पीशीज ओरिजिन कैसे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनसे ये प्रभावित हुए थे, कुछ ऐसे कारक थे जिनसे ये प्रभावित हुए थे, वो कौन कौन से थे? क्योंकि इनकी थ्योरी, जैसे किसी भी महान थिंकर्स होते हैं, जो भी होगा, तो वो उनका कुछ बैकग्राउंड उन्होंने पढ़ा होगा, किसी चीज से, किसी से जानकारी ली होगी, और उसके बाद इन्होंने अपनी रिसर्च करके एक नई थ्योरी को जन्म देते हैं। उसी तरीके से इनके पर भी कई कारकों का इम्पैक्ट था। वो क्या थे? पहला था एसे ऑफ टी.आर. मैल्थस। तो टी.आर. मैल्थस थे, इन्होंने एक एसे लिखा था जिसका टाइटल क्या था? ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो उन्होंने जनसंख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपनी टिप्पणी दी थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे मैल्थस जी ने। तो मैल्थस ने क्या कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है? ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिक क्या होता है? नंबर वाइज 1 2 3 4। और फूड रिसोर्सेस कैसे इंक्रीज करते हैं? सॉरी, फूड रिसोर्सेज अर्थमेटिकली हो रहे हैं 1 2 3 4, और ये ज्योमेट्रिकली हो रहा है 2 है
4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, इस तरीके से ग्रोथ कर रही है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऐसे ग्रोथ कर रही है और फूड रिसोर्सेज कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, अर्थमेटिकली। तो क्या होगा कुछ टाइम में, इस थ्योरी के हिसाब से क्या होगा कि कहीं ना कहीं संकट उत्पन्न होगा। वो संकट क्या होगा कि भोजन सामग्री कम होगी, फूड कम होगा और लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ फूड की कम हो रही है, पॉपुलेशन की ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रगल। दूसरा पेपर जो था जिससे प्रभावित हुए थे उसका नाम था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप्स। ये अल्फ्रेड रसेल वालेस ने लिखा था। इससे भी ये प्रभावित हुए थे। ये इनके सहयोगी भी थे, ये इनके कंपेनियन भी थे अल्फ्रेड, क्योंकि ये अपने जगह पे रिसर्च कर रहे थे और दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ग्राउंड्स पे आ रहे थे कि हर जितनी भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं अर्थ पे, उनका उद्भव कहीं ना कहीं कॉमन कहीं एंसिस्टर होगा जिससे उनका उद्भव हुआ है, उनका विकास हुआ है। तो ये भी इसी चीज पे आ रहे थे और इन्होंने एक पेपर भी लिखा था कि टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप। तो ओरिजिनल कुछ टाइप होगा ए, उससे कुछ अलग अलग प्रकार की चेंजेस करके नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो इस पे ये भी एग्री हो रहे थे। तो दोनों कहीं ना एक जगह आ रहे हैं और इससे ये जो थ्योरी इन्होंने दी है उसमें अल्फ्रेड वालेस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर था जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे, वो थे सर चार्ल्स लाए। अब चार्ल्स लाए का नाम हमने कल भी पढ़ा था, कहीं किस थ्योरी में पढ़ा था, एनीवन? चार्ल्स लाए का नाम किस चीज में पढ़ा था? लेमार्किज्म में कहां से आ गया, लेमार्किज्म नहीं है। एक हमने थ्योरी पढ़ी थी कैटास्ट्रॉफिज्म, जिसमें सब चीज खत्म हो जाएगी तब नए स्पीशीज आएंगे। उसके अगेंस्ट कौन सी थ्योरी थी, यूनिफॉर्म टेरिनिज्म, यूनिफॉर्मेटेरिज्म, सॉरी यूनिफॉर्म टेरियनिज्म, है ना। तो ये क्या कहता है कि जो चेंजेस हैं वो क्या है, स्लो चेंजेस हैं। स्लो चेंजेस से ही अभी प्रेजेंट अगर हम जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो स्लो चेंजेस के कारण हुए हैं। तो इससे भी प्रभावित हुए थे डार्विन। इसका मतलब है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं वो अर्थ में प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखिए और उनके आधार पे आप पास्ट पढ़ सकते हैं कि पास्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा इसमें ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, उसमें बदलाव आए हैं। अचानक नहीं आ गए कि कोई भूचाल आया और सारे स्पीशीज मर गए फिर नए स्पीशीज प्रेजेंट वाले आ गए, है ना। कैटास्ट्रॉफिज्म इस टाइप की थिंकिंग करता था कि सारे खत्म हो गए फिर नए आ गए। ये क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं था, ये बदलाव हो रहा है, वो काफी समय मिलियन ऑफ ईयर्स में हो रहा है और लेकिन ग्रेजुअल हो रहा है। और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या कह रहा है कि अगर आपको पास्ट पढ़ना है तो आपको शुरुआत आज से करनी होगी, टुडे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरीज का एक इम्पैक्ट था डार्विन पे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड में जब ये समय चल रहा था 19वीं शताब्दी का, तो ये कैसा समय था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में या दोबारा बोलो। आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था क्या,
यूज ऑफ मशीन्स, बिल्कुल सही ध्यानेश्वर। तो जो मशीन्स का इस्तेमाल किया गया था, मैकेनाइजेशन, मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनसे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। जो मशीन मेड गुड्स होती हैं उनसे कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, और क्या होगा बाद में, आपके प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट्स में जाएंगे और उनको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो पहले से लोग थे जो हाथ से बना रहे थे या छोटा अमाउंट में बना रहे थे, वो क्या होंगे, उनके साथ आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ दिन बाद वो अगर कोप नहीं कर पाए तो वो खत्म, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो इंडिया में भी यही हुआ और इंग्लैंड में भी यही हुआ कि उससे पहले भी तो उद्योग चलते थे वहां, ऐसा नहीं था कि वहां उद्योग ही नहीं चलते थे, चलते होंगे ना कुछ, तो वो क्यों खत्म हो गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। और उसी का इंपैक्ट हुआ कि पूरे विश्व भर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, जहां से इंग्लैंड या फिर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में बाद में स्प्रेड हो गया, तो उन्होंने हर जगह की मार्केट ऑक्यूपाई कर ली, उसका रीजन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। तो इससे भी इनको पता चला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा, बाकी लोग पेरिश कर जाएंगे, ठीक है। तो डार्विन को भी समझ में आ गया था कि क्या है, टू सर्वाइव फेवरेबल वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड। अगर आपको बदलाव करना, अगर आपको सर्वाइव करना है तो ऐसे बदलाव लेके आइए, ऐसे वेरिएशंस लेके आइए जो आपको मदद करेंगे सर्वाइव करने में, ठीक है, तभी आप सर्वाइव करेंगे, नहीं तो आप स्ट्रगल में पेरिश हो जाएंगे। ये यूपीएससी में भी ये बात इंप्लीमेंट होती है, आपको भी अपने अंदर कुछ चेंज लाने होंगे, जो पहले चीजें चल रही थी उससे ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप उस वेरिएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर पाएंगे और बाद में एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक, अब आते हैं इनकी यात्रा जो स्टार्ट हुई चार्ल्स डार्विन की। तो 1831 में इनकी यात्रा स्टार्ट हुई, और 1831 से ये HMS बीगल जो मैंने बताया था शिप था, इससे इनकी पूरा टीम गया था, ये नहीं था कि ये अकेले ही गए थे, ये उस टाइम एक रिसर्चर थे और इसके साथ साथ बाकी लोग भी थे। पहले उस टाइम कुछ ऐसे लोग होते थे जो चित्र बनाने वाले भी होते थे शिप में, उनका काम है 5 साल बैठ के चित्र ही बनाएंगे जो जो देखा है, और उसके हिसाब से पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। तो अलग अलग ट्राइब्स में भी गए, ब्राजील और इधर भी गए, तो काफी एक रोमांचक एक जर्नी थी ये। और वहां जाके जो जहां ये पहुंचे वो जगह कौन सी थी, गैलापागोस। गैलापागोस क्या था, आइलैंड था साउथ अमेरिका के वेस्ट में, इंग्लैंड से गए थे। इनका मेन उद्देश्य क्या था, वहां की फौना और फ्लोरा, वहां के जीव जंतु कैसे हैं सबके बारे में, पेड़ पौधे कैसे हैं सबके बारे में इनको स्टडी करना था, और जो उससे पहले की जो इंफॉर्मेशन थी इनके पास उसको भी वेरीफाई करते हैं। जब आप कहीं रिसर्च करने जाते हैं तो आप कैसे रिसर्च करते हैं, आपका अपना भी कोई एक क्वेश्चन लेके जाते हैं ना, कि या आपकी अपनी थ्योरी होती है, मैं उसके हिसाब से उस चीज को एनालाइज करूंगा, क्या वो उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है, कर पाएगी तो आपकी थ्योरी ठीक है, नहीं तो आप फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। यही तो साइंटिफिक एक वो टेम्पर है ना। अब यहां ये पहुंचे तो यहां इनको काफी अलग अलग टाइप के टर्टल्स दिखाई दिए, इसके साथ साथ बर्ड दिखाई दी जिसका नाम था फिंच। तो ये बर्ड जो थी ये फैमिली फ्रिंगलिडे की थी, एव्स जो वो है किंगडम। अब इसमें क्या था कि अलग अलग प्रकार की बीक थी, बीक होती है, मुंह होता है जो इनका। अब डिफरेंट फूड हैबिट्स थी उनकी, उन बर्ड्स में अलग अलग टाइप की बीक्स थी और उसके अनुसार उनकी फूड हैबिट्स थी, खाने की प्रवृत्तियां थी, ठीक है। अब उसकी इन्होंने स्टडीज की और अलग अलग जो आसपास के टापू थे, आइलैंड्स थे, वहां की भी अलग अलग प्रकार की फिंच थी।
तो इन्होंने कुछ उसमें सिमिलैरिटीज पाई और इन्होंने कोशिश की कि कॉमन एंसेस्टर कौन था इनका। तो इन्होंने ये पाया कि जो एक कॉमन एंसेस्टर था इन सब फिंच का, इन बर्ड्स का, और वो क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा था तो उसके अनुसार वो वहां अपना उनका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, इसलिए वो दूसरे दूसरे टापू पे, आइलैंड्स पे चली गई और वहां जाके उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया। अब जब वो वापस आई तो वो टोटली डिफरेंट टाइप की बर्ड्स बन चुकी थी। ठीक है, तो ये सारा चीज इन्होंने स्टडी किया था। आगे देखते हैं। तो ये बर्ड है एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग ग्राउंड फिंच, जमीन पे सीड खाने वाली बर्ड थी, ऐसा इन्होंने बताया। और उससे अलग अलग टाइप की फिंच बनी। एक कोई ट्री फिंच बन गई जो पेड़ पे रहती थी, एक कोई दूसरी फिर वुड पैकर फिंच जो वुड तोड़ती है। इसके अलावा वार्बलर फिंच, लार्ज कैक्टस ग्राउंड फिंच, लार्ज ग्राउंड फिंच। तो विभिन्न प्रकार की बर्ड्स बन गई जब वो दूसरे आइलैंड पे गई और उसके हिसाब से उनमें मॉडिफिकेशंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा था, एक जगह पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था, सरवाइव करना है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा और वहां जाके मॉडिफिकेशन हो गया उनमें। ठीक है, तो डार्विन ने क्या कहा, ये कहा कि जो फिंच हैं ये ओरिजिनेट तो गैलापैगोस आइलैंड पे हुई हैं, लेकिन कंपटीशन की वजह से, स्ट्रगल जो हो रहा था एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से वो माइग्रेट कर गई आसपास के इलाकों में, दूसरे इलाकों में माइग्रेट कर गई और वहां उन्होंने, उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो अलग तरीके से हुआ और जब वो वापस आई तो वो टोटली डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी थी। ठीक है, तो ये इनका अपना जो हम कह सकते हैं एक थ्योरी थी, उसके रिजल्ट पे आए कि ये डिफरेंसेस आए कैसे, तो इन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्योंकि कुछ फ्रूट ईटर्स बन गई, कुछ इंसेक्ट ईटर्स बन गई, कुछ कैक्टस खाने वाली बन गई, कुछ जैसी पुरानी थी सीड ईटर्स, बीज खाने वाली वही रह गई। तो इस तरीके से उनके अंदर काफी मॉडिफिकेशन आ गए। किस चीज में आए थे मॉडिफिकेशन? इनके बीक्स में, ये बीक होता है ना, ये इसमें मॉडिफिकेशन आ गए। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आते हैं, इनकी रिसर्च हो गई, अब इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो क्या हैं? तो ये प्रिंसिपल्स 5 प्रिंसिपल्स हैं। अब ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले नाम देखते हैं। ओवर प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ टकराव होगा। तीसरा होगा वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, कुछ विभिन्न प्रकार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे और वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। जो फेवरेबल होगा उसका सर्वाइवल होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उनको सेलेक्ट कर लेगा और नई स्पीशीज का उदय होगा। तो ये 5 मुख्य बिंदु पोस्टुलेट्स दिए थे डार्विन ने। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, वेरिएशन क्या होता है, सर्वाइवल कैसे होगा या नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन की रिसर्च काफी, हम कह सकते हैं कि उस टाइम के हिसाब से काफी रिवॉल्यूशनरी थी, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें जो थिंकर्स थे वो एक कंप्रिहेंसिव थ्योरी नहीं दे पाते थे। कभी कोई कह रहा है कि अच्छा ये चीज यहां से आई है तो इतना पार्ट ठीक है, लेकिन आगे कैसे जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में क्लियर नहीं थे। और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात थी कि क्रिश्चियन वर्ल्ड था यहाँ, तो वहां क्या है कि जो गॉड और ये जो रिलीजियस लोग थे उनके अगेंस्ट जाके साइंटिफिक बातें करना, वो 19th सेंचुरी तक में काफी बड़ा एक रिस्क था। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते थे वो क्या करते थे, जब वो
बहुत पब्लिश नहीं करते थे अपने वर्क्स को, उन्हें भी पता है कि ये चीजें गलत हैं या ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन वो उस चीज को पब्लिश नहीं कर रहे हैं, पता चला कोई सजा मिल गई, है ना। तो ये एक रिस्क था उस टाइम। चलिए खैर, पहला देखते हैं क्या पोस्टुलेट्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन और प्रोडिगैलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। चांस ऑफ, या तो ओवर प्रोडक्शन होगा या चांस होंगे कि ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे यहां एक है ओवर प्रोडक्शन, टर्टल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एग्स दे रहे हैं। एक टर्टल है वो बहुत सारे एग्स दे दिए, 8, 10, 8 to 10 दे दिए। क्या सारे सरवाइव कर पाते हैं? नहीं, है ना। क्यों सरवाइव नहीं कर पाते वो दूसरा इशू है, लेकिन होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सेम रहती है। ओवर प्रोडक्शन ज्यादा भी हुए ऑफस्प्रिंग, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, वो सेम है। इसका मतलब है कि जो ओवर प्रोडक्शन हुए वो सारे फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, एडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके क्या कारण हैं? तो पहला देखते हैं, मैनी मोर इंडिविजुअल्स आर बॉर्न ईच जनरेशन देन विल बी एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो नेचर के हिसाब से अपने आप बहुत सारे इंडिविजुअल पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, लेकिन सारे सर्वाइव और रिप्रोड्यूस वाली स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? पॉपुलेशन सेम रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे तौर से देखें तो पॉपुलेशन स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्रिडेशन की वजह से 8-10 हुए, अब जैसे ये है टर्टल्स हुए, अब कोई बर्ड आई, इनको प्रिडेटर है, खा गई अंडों को, एग्स को खा गई, ठीक है। इसके अलावा लो वायबिलिटी, लो वायबिलिटी मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उनमें बहुत सारे वो काफी वीक होते हैं, उनका अपना जो रेजिस्टेंस पावर है काफी वीक है, तो एनवायरनमेंट से वो बच नहीं पाते। जैसे आपने देखा होगा कि पहले ऐसे ही होता था, गांव में इतने ज्यादा इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी नहीं थी, दी जाती थी, तो क्या होता था, बहुत ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी होती थी, बच्चों की मृत्यु 0 से 5 साल में काफी ज्यादा होती थी। अभी भी है, लेकिन अब काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। पहले क्या होता था, काफी ज्यादा इस टाइप के इंसिडेंट होते थे। और हाई ससेप्टिबिलिटी टूवर्ड अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उनकी जो कैपेसिटी है लड़ने की, वो काफी कम रहती है, और चांसेस हैं कि उनकी डेथ हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम, इनकी वजह से पॉपुलेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी कई दिनों तक, या एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद पॉपुलेशन एडल्ट की नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि चाइल्डहुड में ही कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे प्रिडेशन हो गया, प्रिडेटर ने खा लिया, वो अपने आप ही सरवाइव नहीं कर पाया। और तीसरा है बायोटिक, कोई बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। या एबायोटिक मतलब कोई हवा चल गई, बारिश में, पानी में बह गए, या जो भी XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला पोस्टुलेट है चार्ल्स डार्विन का, जिसमें उन्होंने बात की ओवर प्रोडक्शन की, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन है, सब क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट? हिंदी मीडियम के जो लोग हैं उनको मटेरियल, स्टडी मटेरियल हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड पोस्टुलेट्स देखते हैं, वो क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब बहुत सारे क्या हुए, ऑफस्प्रिंग हो गए, अब उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। ज्यादा ऑफस्प्रिंग है तो 3 प्रकार का स्ट्रगल बताया गया है, 3 प्रकार की हम कह सकते हैं उनके अंदर विवाद हो सकते हैं। वो पहला क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, मतलब अपने ही, जैसे 2 टाइगर हैं, उनके बीच में स्ट्रगल चल रही है कि खाने के लिए, स्पेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ह्यूमन में सबसे ज्यादा होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक इंसान दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहा है ना, उसका एग्जाम्पल। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक,
मतलब एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज के बीच में जो स्ट्रगल होती है एक ही जगह पे है। जैसे कोई लॉयन है और उसी जगह पे हाइना रहता है, शेर है और हाइना रहता है, तो उनके सेम है जो खाने की चीजें हैं, तो हो सकता है उनके बीच में स्ट्रगल हो, है ना। इसी तरीके से स्ट्रगल विद इन्वायरमेंट, ये सबसे मुश्किल होता है। ठंडी जगह पे आपको, आपकी लड़ाई दूसरे से नहीं है, इन्वायरमेंट से है। आप सियाचिन चल जाइए, वहां क्या होता है, काफी कम टेम्परेचर रहता है, -30-40 तक जाता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसी जगह पे आप सरवाइव कैसे करेंगे, इन्वायरमेंट से आपका स्ट्रगल रोज होगा, है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बीइंग्स क्या है, ज्योमेट्रिकल रेशियो में इंक्रीज करते हैं, जबकि फूड कैसे बढ़ता है, अर्थमेटिक तरीके से, मतलब फूड बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और ऑर्गेनिज्म कैसे हो रहे हैं, तो यहां अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इशू होगा, स्ट्रगल होगी, और एरिया क्या होगा, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा एक ही स्पीशीज से, तो उसके लिए अब क्या होगा, स्ट्रगल होगा। और ये 3 प्रकार का होता है, ठीक। अब देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब यहां कौन है, 2 एक ही स्पीशीज के हैं, लड़ रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज के अंदर जो स्ट्रगल होती है उसको इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहा जाता है। कंपटीशन इज हैवी, सबसे ज्यादा मुश्किल यही वाली स्ट्रगल होती है। क्यों? क्योंकि सेम टाइप की आपके जेनेटिक वो है ना, सिमिलैरिटीज हैं, एक स्पीशीज में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल, आपकी हैवी स्ट्रगल अपने लोगों के साथ ही होती है ना। इन केस ऑफ इंट्रास्पेसिफिक, बिकॉज द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर सेम, क्या है, सेम है। आपकी नीड्स और दूसरे की नीड एक ही स्पीशीज में सेम होगी, एक ही खाना टाइप होगा, है ना। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स जहां रह रहे होंगे वो भी सेम होगा। तो यहां जो स्ट्रगल होती काफी हैवी होती है। इसके इट इज द मोस्ट सीवियर चेक ऑन द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन के रेट पे ये एक सबसे बड़ी बाधा है, एक हर्डल है। इससे कहीं ना कहीं चेक हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला स्ट्रगल आपके अपने स्पीशीज से ही होता है, ठीक है। तो ये है इंट्रास्पेसिफिक, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, इनके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसे इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं। इसमें जो नीड्स और रिक्वायरमेंट है दोनों की वह एक ही है, सेम है, इसीलिए सबसे ज्यादा हैवी, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और इससे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होता है। अब आते हैं इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है, ये 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल जो होती है उसको इंटरस्पेसिफिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहां आप देख सकते हैं पिक्चर में, लॉयन है और हाइना है। अब ये क्या है, इन दोनों का जो रेजिडेंस होता है वो सेम, वही ग्रासलैंड है, उसमें रहते हैं, और खाने की तलाश भी सेम ही एनिमल्स को ये लोग खाते हैं। तो अब ऐसे क्या होगा कि अगर कोई भी ओल्ड एज का है इन दोनों में से, तो उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरा उसका सारे जो नीड्स हैं वो सारी सिमिलर है, तो वो भी उस चीज को ले जाएगा, है ना। तो यहां ये भी एक काफी हम कह सकते हैं सीरियस स्ट्रगल होगा, खाने के लिए, शेल्टर के लिए जहां रहना है, और दूसरा है मेटिंग के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए भी एक इशू हो सकता है। मेटिंग काफी कम होगा, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज में मेटिंग तो नहीं होगी, लेकिन फूड और शेल्टर तो पक्का ही एक प्रॉब्लम रहेगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, वो है स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें, उससे आप कैसे निपटेंगे। अपने स्पीशीज से निपट लिए, दूसरी स्पीशीज से भी निपट लिए, एनवायरनमेंट में काफी मुश्किल होती है। उसकी वजह से आपको आपके जो बॉडी में भी कई बदलाव करने पड़ते हैं, अडाप्ट करना पड़ता है। अगर आप ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, जो भी एनिमल्स रहते हैं, तो उनको उस हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है, नहीं तो पेरिश हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बियर है, भालू,
एक जो पोलर बियर होते हैं उनमें उन्होंने अपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तभी वो वहां सरवाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल विद द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक फ्लड्स, कोल्ड वेव्स, हीट वेव्स, अर्थक्वेक एटसेट्रा। कुछ भी आ सकता है पहाड़ी इलाके में, जैसे आपने देखा हो आजकल एक प्रॉब्लम एक ये भी है, फॉरेस्ट फायर। आपने देखा होगा ना, भी यूरोप में काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई थी, साउथ अमेरिका में भी हुई। क्यों? क्योंकि काफी फॉरेस्ट एरियाज हैं और वहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ तो नुकसान किसका होगा? जितने एनिमल्स और वहां के प्लांट पॉपुलेशन है सबको एक इश्यू होगा। और अगर वो खत्म हो जाएगा, हैबिटेट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? एनिमल्स रहेंगे कहाँ? फिर वो अर्बन एरियाज की तरफ जाएंगे और वहां मैन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, ऐसे फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पोस्टुलेट या नियम की तरफ। वो क्या कहता है? वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, जो भी कुछ बदलाव हैं एक स्पीशी, एक एनिमल का दूसरे एनिमल से, क्या वेरिएशन है। और दूसरा चीज है कि जब भी आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होता कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनिमल। कुछ बदलाव होते हैं उसके, मेल के या फीमेल के कोई कैरेक्टर्स होंगे वो उसमें आएंगे जो पहले मेल में नहीं थे, फीमेल के कैरेक्टर्स आ गए, फीमेल अगर होगी तो वो उसमें भी मेल के जो फादर होगा उसके कैरेक्टर्स आएंगे। तो कहने का मतलब है कुछ बदलाव होता है हर जनरेशन में, पूरा कार्बन कॉपी कोई भी नहीं होता है। वो पिक्चरों में ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि पिताजी गए और डिट्टो सेम दूसरे अमिताभ बच्चन आ गए, है ना, सूर्यवंशम में है। सूर्यवंशम में ऐसे ही था ना, वो पता ही नहीं चल पाता था कि कौन पिताजी हैं कौन बेटा जी हैं। डिट्टो सेम। यहां तक क्लियर है आप सभी को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स? तो यहां वेरिएशन की पहले बात करते हैं। एनी डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस होगा सेम स्पीशीज के तो उसको वेरिएशन कहा जाता है। एनी डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में कोई भी डिफरेंस है एक ही स्पीशीज के तो उसको वेरिएशन कहते हैं। और देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जो मैंने अभी बात कही कि कुछ वेरिएशन होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द फेवरेबल अडाप्टेशंस आर हेरिडिटरी एंड आर पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो भी ऐसे हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमको उस कंडीशन में एडवांटेज देते हैं, हमको बेनिफिट देते हैं, हाँ वो क्या होगा? दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? डार्विन कह रहे हैं। ठीक है, यहां इन्होंने सोमैटिक और जेनेटिक वाली परिभाषा नहीं दी, यहां भी ये दिक्कत है क्योंकि जेनेटिक अभी भी डेवलप नहीं हुआ था जब ये इन्होंने थ्योरी दी है। तो यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज ए जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए पॉपुलेशन व्हिच कैन बी इनहेरिटेड। एक ही बटरफ्लाई, एक सेम आई, जैसे एक फादर है एक मदर है, इनका मेटिंग होगा तो जो भी प्रोजेनी आया उसका, उसमें दोनों कलर्स हो सकते हैं, ब्राउन है येलो है ना, और उसके हिसाब से जो भी डोमिनेंट होगा रिसेसिव, वो आगे जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि वो उसके हिसाब से वो कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ वेरिएशंस क्या है, फॉर एग्जांपल इनको रहना है ऐसे जगह पे जहां ट्री पे रहना है, उसका कलर क्या है? ब्राउन। तो ये ज्यादा अच्छा उसको अडॉप्ट कर पाएगी ब्राउन वाली, उसको एक नेचुरल वो मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, जबकि ये उतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब है वेरिएशन होते हैं और जो ज्यादा अच्छा वेरिएशन होगा उस माहौल के लिए वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब
वेरिएशन के कुछ टाइप बताए। वेरिएशन के बारे में बहुत ज्यादा तो मतलब डार्विन ने ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया था, क्योंकि जेनेटिक्स डेवलप नहीं हुई थी जैसे आजकल की हमें नॉलेज है, लेकिन उन्होंने वेरिएशन जो डिफरेंस होता है उसके 4 टाइप के डिफरेंसेस बताए थे। तो वो क्या थे? पहला उन्होंने कहा इंडिविजुअल वेरिएशन, एक व्यक्ति का दूसरे से जो वेरिएशन है ये क्यों होता है? अराइज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स इन द पेरेंट्स, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा और इन्होंने ये कहा है जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है यही सबसे ज्यादा, इसके वजह से जो वेरिएशन या चेंजेस होते हैं वो उसका कारण इंडिविजुअल वेरिएशन है। जो भी नए कैरेक्टर्स आते हैं वो इंडिविजुअल के अंदर जो बदलाव आता है उसके कारण होते हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज के बारे में भी कहा सडन और स्पोर्ट वेरिएशन, जो सडन चेंज हो जाते हैं। सडन चेंज कौन सा होता है? म्यूटेशन। अब इनके हिसाब से इन्होंने एक टर्म दे दिया स्पोर्ट, ये डार्विन का दिया हुआ वर्ड है, उस टाइम म्यूटेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था। सडन चेंज को इन्होंने स्पोर्ट वेरिएशन कहा। ये इन्होंने कहा कि इससे नए कैरेक्टर्स तो आते हैं लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, नॉट मेजर सोर्स ऑफ चेंज, बदलाव का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है सडन या स्पोर्ट वेरिएशन, ये सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअल इज मेजर सोर्स। यही इनके एक प्रॉब्लम था थ्योरी में कि ये म्यूटेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए थे। और बाद की जो थ्योरी थी, सिंथेटिक थ्योरी थी, उसमें ये काफी ज्यादा इसके बारे में बताया गया कि म्यूटेशन क्या होता है और उसके कारण बदलाव कैसे आते हैं जीन में। ठीक है। तीसरा है वेरिएशंस ड्यू टू यूज एंड डिसयूज। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? यूज एंड डिसयूज लेमार्क ने दिया था यूज एंड डिसयूज। डार्विन बहुत ज्यादा उससे नहीं मतलब प्रभावित थे इस लॉ से, लेकिन इसका भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। वेरिएशन इसलिए आते हैं क्योंकि हम किसी चीज को यूज करते हैं, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो कैरेक्टर्स दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो पहले ही आउटडेटेड नियम हो चुका है यूज डिसयूज का, वो दोबारा नहीं हो सकता। और इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल्स भी कई दिए कि इस तरीके से हो सकता है, लेकिन वो हाइब्रिड वेरिएशंस की बात भी इन्होंने की कि इंडिविजुअल वेरिएशन इज स्ट्रेंथन बाय क्रॉस बिटवीन डिस्टिंक्ट वेराइटीज एंड स्ट्रेन्स। जो पहला जो वेरिएशन है वो कैसे और ज्यादा प्रभावी होगा, तो उसके लिए क्रॉसिंग होगी। दो, जैसे हमने उसमें देखा ना बटरफ्लाई में, क्रॉसिंग होगी, अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे और वो क्या है, हमारे जीन पूल को या जो कैरेक्टर्स का पूल है उसको काफी विस्तृत बना देते हैं, वेरी बनाते हैं। ठीक है। तो ये 4 टाइप के इन्होंने वेरिएशंस की बात की है। ठीक है। हाँ, ये प्रॉपर क्लास है स्टूडेंट्स। हिंदी में मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, हिंदी में आपको समझाया जा रहा है और हिंदी में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो वेरिएशंस के 4 प्रकार बताए। इंडिविजुअल वेरिएशन, सडन चेंज, वेरिएशंस ड्यू टू यूज एंड डिसयूज, एंड फोर्थ इज हाइब्रिड वेरिएशंस। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नियम पे जो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो 3 हमने देख लिए, फोर्थ क्या कहता है, जो भी ऐसा वेरिएशन होगा जो हेल्प करेगा इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में, वो दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। ठीक है। इंडिविजुअल्स विथ सर्टेन कैरेक्टर्स have a better chance of surviving and reproducing than others with less favorable ones। जिनके पास वो कैरेक्टर होगा, जो ऐसा वेरिएशन होगा जो उनको हेल्प करता है। अब हमने एक एग्जाम्पल देखा था लेमार्क जब पढ़ रहे थे, जिराफ का। अब जिराफ, वहां लेमार्क भी लेते हैं एग्जाम्पल और डार्विन भी लेते हैं।
डार्विन क्या कहते हैं अपनी जगह पे, डार्विन कहते हैं कि यहां क्या हो रहा है, ऐसे जिराफ्स हैं, नॉर्मल जिराफ हैं, दो तीन टाइप के जिराफ्स हैं, किन्हीं की शॉर्ट नेक है और किन्हीं की लॉन्ग नेक है, किन्हीं की मीडियम नेक है, मीडियम नेक। अब नेचर क्या कर रही है, जो लॉन्ग नेक वाले हैं वही फूड पा रहे हैं और इसीलिए वो सरवाइव करेंगे और ये नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया लेकिन उन्होंने अपने नियम के हिसाब से बताया कि नेचर में वेरिएशंस अलग अलग टाइप के उपलब्ध हैं, कौन सा उस कंडीशन के हिसाब से आपको हेल्प करेगा कोप करने में, वही नेचर सेलेक्ट करता है और वही सरवाइव करेगा। बाकी जितने दूसरे हैं ये क्या होंगे, पेरिश कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम इन्होंने एग्जाम्पल सेम लिया, समझाया अपना नियम। ठीक है, जबकि लेमार्क कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे थे वो धीरे धीरे डेवलप होती गई नेक, और उसके बाद सबसे जो ऊंचा फिर पुराने वाले का डेवलप हो गए, ओरिजिन नया हो गया, रीमॉडिफाई हो गए, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात नहीं कही थी, वेरिएशंस की बात नहीं की थी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्रू फेवरेबल अडैप्टेशंस टू द कंडीशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद फिटनेस इज डिसाइडेड ऑन टू क्राइटेरिया, कैपेसिटी ऑफ अडैप्टेशन एंड प्री एडाप्टेशन, और दूसरा है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। कैपेसिटी ऑफ एडाप्टेशन या प्री एडाप्टेशन क्या होता है, आप फेवरेबल इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उस पर बेस्ड करेगा ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और दूसरा है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, मतलब आपके पास सबसे पहला वाला नियम क्या था कि सबसे आपका रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तभी तो आपका सर्वाइवल और फाइनल सिलेक्शन होगा। अब वैसे ही कम होगा रिप्रोडक्शन तो सर्वाइवल भी खत्म हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। और लास्ट नियम देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो सारे 4 नियम हमने देखे। फाइनल क्या कहते हैं, अडाप्टेशंस ऑफ स्पीशीज adaptations are present and accumulated in the individuals of the species and ultimately lead to emergence of new species from the old ones. तो जो old हैं उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हुआ और उसमें से कुछ सरवाइव किए, कुछ पेरिश कर गए और एक नई स्पीशीज का उदय हुआ जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं चार्ल्स लाई का इंटरप्रिटेशन काम करता है। इसका इन्होंने संज्ञान लिया था, किसने, चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने कहा कि हमने जब खोज की थी काफी समय हमने देखा कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेजुअली स्पीशीज का डेवलपमेंट। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें चार्ल्स लाई के अपने इंटरप्रिटेशंस भी हैं, जो उन्होंने खुदाई की थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पाया कि प्रोवाइडेड नॉलेज ऑफ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन टू प्रोसीड एंड हेल्प्ड हिम टू नो द मोडस ऑपरेंडी फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो जो जैविक विकास है उसका आधार, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, उसको समझने में चार्ल्स लाई के अपने जो दस्तावेज थे उनसे मदद मिलती है चार्ल्स डार्विन को। ठीक है, तो ये हमारे 5 नियम हैं जो हमने पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम्स थी इन नियम में, और इसके बाद दूसरे जो थिंकर्स आए थे उन्होंने इसमें और क्या क्या बदलाव किए और क्या क्या चेंजेस किए जो आज तक फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव जो था वो जेनेटिक्स का आना, म्यूटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आना, इनसे कंप्लीट जो इवोल्यूशन की जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है।
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।